हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र। नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। साथ ही आज पावन पर्व दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि ईश्वर आपको जहां भी रखे स्वस्थ और सुखी रखे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस वर्णमाला में आज तीसरा भाग, उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। वास्तव में उनके व्यक्तित्व में लोहे जैसी फौलादी ताकत थी। उनका मन उस पाषाण से बना था जो गरीबों के लिए तो पिघलता था, मगर अन्याय के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहता था जब तक कि उसे न्याय न दिला ले। प्राय यह भी कहा जाता था कि वो क्रिमिनल ला तो थे ही, लेकिन वो ऐसे ज्यादातर केस लड़ते थे जिस केस में जीतने की संभावना न के बराबर होती थी। इसी तरह के एक केस का उल्लेख आता है 1909 में। यह दिन था 11 जनवरी, सोमवार। कोर्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी इनको सरदार की 1909 में उपाधि नहीं मिली थी, सरदार की उपाधि इन्हें जाकर के 1928 में मिली थी। तो वल्लभ भाई पटेल जी कोर्ट में बहस कर रहे थे। उस दौरान उन्हें एक तार मिलता है। उस तार में उनकी पत्नी झाबेरी बा के देहांत का समाचार था। यह समाचार सुनकर के कोई भी सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाएगा कुछ पल के लिए, लेकिन पटेल जी ऐसा नहीं किया। वो तार को पढ़ते हैं, अपनी पत्नी के मृत्यु का समाचार पढ़ते ही वो जेब में रख लेते हैं और पुनः जिरह बहस के लिए जुट जाते हैं। पूरे 2 घंटे जिरह बहस के बाद वो कोर्ट में विजयी घोषित होते हैं और तत्पश्चात जज के पूछे जाने पर कि ऐसी कौन सी तार बीच में आई थी, उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका, इसकी सूचना थी। जज भी अचंभित रह जाता है और जज ने स्वयं कहा कि यदि मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं आज के दिन कोर्ट स्थगित कर देता। लेकिन पटेल ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैंने मुवक्किल से उसके केस लड़ने का धन लिया था, तो मैं अपने निजी काम के लिए इस काम को स्थगित नहीं कर सकता था, लिहाजा उसे न्याय दिलाने के बाद ही हम अपने निजी काम करेंगे, सो मैंने किया। ये थे फौलादी व्यक्तित्व के सरदार पटेल का व्यक्तिगत विचार। यानी कोई भी परिस्थितियां उन्हें डिगा नहीं सकती थी, इसीलिए वो लौह पुरुष माने गए। पत्नी के देहांत के बाद वो बैरिस्टरी करने बाहर जाते हैं इंग्लैंड में और पूरी तरह से देश सेवा के लिए समर्पित हैं। इसका प्रमाण यही मिलता है कि 3 साल के कोर्स को जब वो 2 साल में पूरा करते हैं तो उन्हें 50 पाउंड से पुरस्कृत भी किया जाता है। 1913 में अपने देश वापस भी आते हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, उसी साल इन्हें अहमदाबाद का एक काउंसलर चुना जाता है 1915 में। 1915 में इन्हें गुजरात सभा का मेंबर भी बनाया गया था। 1917 में म्यूनिसिपैलिटी के जब ये काउंसलर बना दिए गए तो 1917 में पहली बार नवंबर में इनकी गांधी जी से मुलाकात होती है। गांधी जी इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं और ये प्रभाव आगे के दिनों में हम देखने को तब मिलता है जब खेड़ा में अकाल पड़ता है और नो टैक्स आंदोलन चलाते हैं, जिस पर वर्णन हमने कर लिया है पहले ही। उसमें भी वल्लभ भाई पटेल को विजयी मिलता है। 1919 में इन्होंने गुजरात समिति को कांग्रेस समिति में परिवर्तित कर दिया, एक उसका आकार बहुत बड़ा कर दिया और खुद उसके समिति के सचिव बन गए और गांधी जी को उसका अध्यक्ष बना दिया। ये घटना है 1919 का। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो उस दौरान वो अपनी बैरिस्ट्री का सारा वेशभूषा त्याग देते हैं और पटेल जी ने 1920 में पहली बार भारतीय वेशभूषा में राजनीतिक जीवन में ढंग से प्रवेश किया। जब वो कुर्ता पहनने लगे, जब वो दुपट्टा रखने लगे, जब वो धोती पहनने लगे और पैरों में चप्पल पहनने लगे, वो पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा में आ गए और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। यह बात है 1920 का।
और इसी वर्ष तिलक स्वराज फंड के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए इकट्ठा भी किया और इसी वर्ष लगभग 3 लाख मेंबर्स यानी कि सदस्य उन्होंने गुजरात कांग्रेस समिति से जोड़ा भी। इस तरह से दिन प्रतिदिन सरदार पटेल का कद बढ़ता जा रहा था और वो गांधी जी के नजदीक आते जा रहे थे। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद में स्वागत समिति के अध्यक्ष भी बने। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो पटेल अन्य राजनीतिक गतिविधियों की तरफ उन्मुख हो गए। इसी वर्ष 1922 में बोरसद की ओर उन्मुख हुए क्योंकि बोरसद में एक हादिया टैक्स लगाया गया था जो एक तरह से अंग्रेजों द्वारा शोषण करने का तरीका था। इसके खिलाफ पटेल आंदोलन करते हैं। 1922 और 1923 के 2 साल आंदोलन के बाद हादिया में वो सफल होते हैं और यहीं पर उन्हें गांधी जी ने एक उपाधि दी। वह उपाधि थी किंग्स ऑफ बोरसद। 1922 में ही पटेल जी ने गुजरात विद्यापीठ के लिए लगभग 10 लाख रुपया चंदा इकट्ठा किया था, वो भी भारत से नहीं रंगून से, ताकि शिक्षा दीक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सके। यानी कि सरदार पटेल कभी राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, वकालत में, शिक्षा में, हर एक ऐसे क्षेत्रों में लेकर के भारत की स्वतंत्रता की तरफ संघर्ष कर रहे थे। वो पद के कभी लालची नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी भी पद को लेकर के डिबेट नहीं किया। वे गांधी जी के अनुयायी थे और कट्टर अनुयायी थे। 1922 में ही नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन जब हुआ था तो उसका सफल नेतृत्व भी आपने किया था। 1923 में नगर पालिका का जब चुनाव हुआ तो वहां आप अध्यक्ष भी चुने गए थे। इस तरह से इनके पटेल जी के कद दिनों दिन बढ़ते चले गए और एक समय ऐसा आया जब 1927 में गुजरात के क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आया तो वहां पर मदद करने के लिए गैर सरकारी तरीके से पटेल जी ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और गुजरात के लोगों को बाढ़ की समस्याओं से मुक्त कराया। ये वास्तव में गरीबों में अपनी ईश्वर को देखते थे। पटेल जी की आइडियोलॉजी थी लोगों को दुख से मुक्त करना, वही उनकी पूजा थी। अन्याय से न्याय दिलाना, उनके जीवन में अंधकार से प्रकाश लाना, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वकालत के माध्यम से हो, चाहे राजनीतिक अधिकार के माध्यम से हो। उनके दृष्टिकोण समाज सेवा, राजनीति और तत्कालीन परिस्थितियों में अंग्रेजों के कानूनों से बचते हुए भारतीय लोगों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते रहे। 1928 में बारदोली घटना जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं, इस क्रम में हम आगे की अपनी सीरियल इसके बाद चौथे खंड में बनाएंगे। एक बार पुनः आप लोग सभी को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।